हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई 2017 में आए हुए रीजनिंग का पार्ट। तो जैसा कि हमें पता है 23 सेट हुआ था प्रीवियस ईयर में 2017 के यूपीएसआई में, और उनमें से दो मैंने मैथमेटिक्स का 40 क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, और मैंने वो बना दिए, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट भी बना दिया है। उसमें आप एक साथ वीडियो देख सकते हैं, और रीजनिंग का भी प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। तो पहला ये पेपर है रीजनिंग का, इसको देखें और अच्छा लगे तो आप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ताकि आप जो है अपडेट्स आपको मिल सके और आप इससे रूबरू हो सकें। और सबसे अच्छी बात है कि सारे पेपर्स में डिस्कस करूंगा और सब रिटन फॉर्म में है, मतलब उनका सॉल्यूशन है। आगे चल के इन 23 सेट का जब मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक डाल दूंगा पूरी बुक का, सॉल्यूशन बुक। तो जब भी आपको वो रिवीजन करना होगा, इस पीडीएफ को जो है 23 सेट का मैं सॉल्यूशन बुक आपको डाउनलोड, उसमें जो है पीडीएफ में डिस्क्रिप्शंस दे दूंगा लिंक में, तो आप जाके उसको डाउनलोड कर करके देख सकते हैं। तो बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, जो चीज़ फंसेगा आप उसको जा करके सेट नंबर 1 सेट नंबर 2 उसमें रहेगा, आप देख पाओगे, ठीक है। तो जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़रूर बताएं कि ऐसा सेशन चल रहा है मैथ रीडिंग वर्ड में। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम मशीन इनपुट से है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, मशीन इनपुट को लेकर के मैं पहले बता दूं, इसमें चेक क्या किया जाता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि कैसे रन कर रहा है सीरीज, इसमें सीरीज कैसे बन रहा है। और सीरीज जा करके अगर मैं बताऊं आपको, तो सबसे हमेशा सीरीज का लास्ट चरण जरूर देखा करिए। उससे क्या होता है, ये कंफर्म हो जाता है कि सीरीज बना क्या। तो अगर मैं आपसे बोलूं लास्ट में, तो देखिए वाई के बाद डब्ल्यू के बाद क्यू एफ। तो अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल की बात करूं तो देखिए ये डिसेंडिंग आर्डर में चल रहा है। डिसेंडिंग इन द सेंस अवरोही समझते हैं ना, घटते क्रम। लेकिन वही नंबर की बात करूँ तो 14 के बाद 18, 18 के बाद 28 आया, 28 के बाद 38 आया। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर असेंडिंग आर्डर में है, यानी आरोही में है, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, नंबर आरोही चल रहा है, और जो अल्फ़ाबेटिकल जितने लिखे हैं वो क्या चल रहे हैं, अवरोही में, ठीक है। तो जैसे लिखा है क्विकर 5, 14, 28, तो कुछ नहीं करना, आप शुरू करते हैं हम। जैसे ये हमारा इनपुट है, तो सबसे पहले वाई लिखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा है, तो एलो हो गया। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, ये एक साथ दो लेकर नहीं चल रहा है कि अल्फ़ाबेटिकल फिर नंबर, ये 1 बाय 1 चल रहा है। जैसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ले लिया एलो, अब देखिए एलो लिखने के बाद फिर ये सीधे जितना बचा है वो अपने आप, जैसे मशीन इनपुट क्या करती है, एक लिखने के बाद सीधे एडजस्ट कर देता है सारी वैल्यू। अब देखिए नंबर डालेंगे तो इनमें सबसे नंबर छोटा कौन है, 18, 38, 14। तो देखिए येलो के बाद अब 14 हो गया दूसरे चरण में। फिर 14 के बाद देखिए जितने हैं सारा चीज़ फिर एज इट इज उतर जाएगा। 14 के बाद देखिए क्विकर, फिर 5, फिर 28, ठीक है, ये सारा चीज़। अब आएगा डब्लू, जाहिर सी बात है वाई, तो डब्लू फिर क्यू, फिर ऐसे। हमें लगता है ये सीरीज आप समझ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं, इन्होंने दिया ऊपर इनपुट के पुनर्विन्यास का अंतिम चरण है, इनपुट का चरण सेकंड ये दिया है। तो पुनर्वास देखिए, हमने यहाँ पर इनपुट भी निकाल दिया था, चरण पहला भी। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, कोई ज़रूरी नहीं था इन दोनों लाइन की, ये जो चरण ये पहला मैंने लिखा, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। आप सीधे चरण सेकंड जो इन्होंने लिखा उसको लिख लीजिए, जैसे यही है। और ये क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, इन्होंने बोला, देखिए लड़के गलती कर जाते हैं, सारे चरण बता देते हैं, इन्होंने बोला पूरा करने के लिए, ठीक है, करने के लिए और कितने चरण, यानी पूरा चरण निकाल लिए और 2 चरण है ही है, तो 2 के बाद और कितने चरण लगेंगे वहाँ से काउंट करिएगा। कई बच्चे पूरा काउंट करके बताने लगते, ठीक है। तो अब मैं बताना चाहूँगा आपको, अब एक चीज़ देखिए, दूसरे चरण का पहले लिख लीजिए। दूसरा चरण जो गिवन दिया है, तो दिया है देखिए जेब्रा 11, बैंक्स कैरेज 45, 30, 28 डेस्क। अब एक बात बताना चाहेंगे, देखिए जेड यानी क्या किया है सबसे पहले, अभी इसके पहले क्या किए थे आप, सबसे बड़ी वैल्यू पहले रखते हैं, देखिए पहले रख दिया, ठीक है। और दूसरी बार में अब नंबर आएगा, देखिए नंबर आ गया, तो ये भी सही है। अब नंबर के बाद जेड के पहले कौन होगा, डी होगा कि बी होगा कि सी, तो डी होना चाहिए। तो देखिए जेड 11, अब डी आएगा। अब अगली बार में नंबर आएगा, तो 45, 30, 28 में छोटा कौन है, 28, तो देखिए यहाँ 28 आ गया, ठीक है। 28 के बाद देखिए अब क्या आएगा, जेड डी आ गया, तो अब सी आना चाहिए, सॉरी बी, सी से पहले बी आता, तो देखिए यहाँ बी आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर लास्ट चरण ये 6 में आपका देखिए जेड डब्ल्यू बी सी,
ये है ना डिसेंडिंग आर्डर में हो गया, और 11, 28, 30 ये असेंडिंग। तो 6 चरण पूरा लगा, लेकिन उन्होंने पूछा कितने चरण और लगेंगे। तो देखिए 2 चरण तो दिया ही था, तो 2 के बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 4 चरण और लगे हैं, तो 4 आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन में एक आंसर पूछ लिया है, देखिए अब बनाने की जरूरत नहीं है। कह रहा ऊपर चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार नीचे उल्लेख किए गए इनपुट के चरण 5वें में 28 की स्थिति क्या है। तो चरण 5वें में 28 की स्थिति आप देख लीजिए। चरण 5वें में 28 की स्थिति देखिए, अगर मैं राइट से चेक करूँ तो राइट से क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो दाएं से 5वां है, लेकिन इन्होंने दाएं से दूसरा दिया है, तो दूसरे के बाद कुछ दिया नहीं। अब बाएं से देख लीजिए, बाएं से देखेंगे तो 1, 2, 3 और ये 4। तो लेफ्ट से अगर मैं देखूँ तो 4 आ रहा है, और बाएं से चौथा ऑप्शन बी दिया है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गया। अब मैं 43 क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूँ। तो ऊपर चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार, सुन पा रहे हैं ना, यदि एक इनपुट चरण 3rd है, देखिए अब ये 3rd है, तो अब कोई पहला दूसरा लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे चरण उठाइए ना तीसरा। और हमें पता है कि अल्फ़ाबेटिकल डिसेंडिंग आर्डर में चल रहा है और नंबर असेंडिंग आर्डर में। तो देखिए टी के पहले का आएगा एस, ठीक है। अब देखिए उसके बाद टी के पहले ऐसे जाएगा ना तीसरे चरण में, और 22, 22 के बाद 31। अब चौथे चरण में देखिए ट्रेन आ गया, 22 आ गया, और यस हो गया, टी के पहले यस। और अब की बार जो नंबर है समझिएगा, 22 के बाद अब असेंडिंग आर्डर में 31, तो अब की बार अल्फ़ाबेट आना चाहिए। तो अल्फ़ाबेटिकल में देखिए टी और एफ, एच में कौन आएगा पहले, भाई पहले एच आएगा तब एफ आएगा। मतलब डिसेंडिंग आर्डर में देख रहा हूँ, जैसे सबसे पहले टी आएगा, बड़ा है ना टी, एच के बाद फिर एच फिर एफ। तो देखिए अब की बार मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, ट्रेंस हो गया, 22 स्टार 31 तक हो गया। तो अब देखिए इसमें से मैंने एच उठा लिया, ठीक है। फिर 60 हो गया, फिर फॉल्स। तो अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो हमसे कौन सा चरण पूछा था, चरण नंबर 5वां चरण क्या है, बस चरण पूछा है 5वां, ये नहीं बोला कि वो कंप्लीट हो। तो अब देखिए टी एस एच एफ ये हो गया, 22, 31। अब यहाँ 52 आना चाहिए था, लेकिन 60 आया। तो अब घबराइएगा मत, हमसे चरण 5 ही पूछा, अगर मैं एक चरण और लिख देता तो ये पूरा हो जाता, तब ये 52 अगली बार में क्या होता था, 52 पहले आ जाता, फिर फॉल्स आता, फिर 60 और ये सेट हो जाता। लेकिन इन्होंने 5वें चरण पूछा, इसलिए हम 5वां चरण ही आंसर देंगे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन है। जैसे कह रहा है कि विकल्पों में निम्न में से कौन सा आरेख त्वचा कोशिका मेलानिन के बीच संबंध बताता है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन एक बात मैं बताना चाहूँगा, देखिए इसमें कुछ आपका जीएस भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से सबसे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जैसा कि मैं करा रहा हूँ, इससे रूबरू रहें, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। अब जैसे कि मैंने हल दिया है, सॉल्यूशन दिया है, देखिए जो हमारी बॉडी का त्वचा होता है, ठीक है, जो होता है, तो देखिए सबसे अंदर वाले भाग को मेलानिन बोलते हैं, उसके ऊपर कोशिका होता है, और सबसे ऊपर जो हम लोग चमड़ा बोलते हैं ऊपर का स्किन, वो त्वचा होता है। तो देखिए त्वचा के नीचे जब जाएंगे थोड़ा सा तो हमें मिलेगा क्या, कोशिका, और कोशिका से नीचे जाएंगे तो मेलानिन। मेलानिन वही भाग जो घाव हो जाता है वही मेलानिन होता है। तो ये आपका आंसर डी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सीरीज वाले क्वेश्चन है, कितने आसान आए थे, देखिए मज़ा आएगा आपको, ये सेशन बहुत अच्छा जाएगा। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया कर मेरे भाई। हम देखते हैं 100 लोग और लाइक रहता है 20, तो ये अच्छा नहीं बात है, ठीक है। अब हम कहते हैं अगर आप हमें कुछ नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक तो कर दिया करो, शेयर तो कर दिया करो, और कम से कम सब्सक्राइब तो कर दिया करो चैनल को, ठीक है। कम से कम आप हमसे जुड़ें, इतना तो गुरु दक्षिणा बनता है, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसे बना बनाया है, ये बना बनाया नहीं है, देखिए, ठीक है। मेरा लोगो भी लगा है, मैथ्स एंड रीजनिंग विद आर के सर, ठीक है। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि सारी चीज़ें बनानी पड़ती है कंप्यूटर में बैठ के, एक क्वेश्चन के पीछे मेरा कम से कम 15 से 20 मिनट जाता है, यानी 40 क्वेश्चन को टाइप या बनाकर सॉल्यूशन बनाने के लगभग पूरा दिन चला जाता है। मान के चलिए कम से कम 10 से 15 घंटे भी लग जाते हैं, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक एक चीज़ों को बनाना, और आप लोग को ऐसे मिल जाता है तो लगता है कि नहीं। तो प्लीज़ इतना तो कर सकते हो, कम से कम आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों से ठीक है, बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमसे। तो चलिए शुरू करते हैं। BHJQ है और हमसे पूछ रहा है कि आगे क्या आएगा। कोई बड़ी बात नहीं, सबसे पहले SMS सीरीज चेक करते हैं। देखें, अब देखिए ये B का मान 2 होता है, हमको भी पता, आपको भी पता, तो थोड़ा और बड़ा करके लिखते हैं, मज़ा आ जाता कि देखिए
बी का मान 2 होता है, एच का मान 8 होता है, ठीक है, और ये जे का मान 10 होता है और क्यू 17 होता है। पहले आप इसको वैल्यू लिख लिया करिए। वैसे जिनको याद है, एक चीज़ और है, जिनको वैल्यू ना याद हो आप प्लेलिस्ट में जाइए, अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ। पहला वीडियो मैंने यही बनाया कि कैसे याद रखें A1 बिट 2 से 3, उसमें बताया मैंने, 5 मिनट का वीडियो, वो ज़रूर देखें, आपको याद हो जाएगा। अब देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। अब देखिए ये बी है 2, ठीक है, और हमसे पूछा है कि असंगत क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना, अब असंगत माने कौन गलत है। तो अब इधर देखिए, जैसे बी के बाद मैंने 3 जोड़ा तो ये 8 दे रहा है, ठीक है, लेकिन हम अगर देखें तो ऐसे नहीं। तो हम जब थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ से सीरीज गड़बड़ा है, इसको क्विट कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही जे से चेक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 10 है, 10 के बाद देखिए यहाँ 7 जोड़ा है, 17, 17 के बाद 9 जोड़ा है, ठीक है, और इससे ये साबित हो गया 7 9 जैसे ही देखेंगे, ठीक है, जैसे ही विषम संख्या देखेंगे तो हमें ये दिमाग में आ जाएगा कि ये विषम सीरीज का जो है ये सीरीज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम विषम नंबरों का सीरीज बना लेंगे। जैसे अब यहाँ 2 दिया है, बी का मान 2, तो 2 3 5, तो 5 का ई आना चाहिए था, और 5 के बाद 3 जोड़ा है, और 3 के बाद देखिए 5 जोड़ेंगे तो 10, 10 के बाद 7 जोड़ेंगे तो 17, 17 के बाद फिर 9 जोड़ेंगे तो 26। अब देखिए सीरीज बन गया, यानी यहाँ ई आना चाहते हैं एच की जगह, तो इसमें कौन बेमेल है, एच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 46, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के ये सापेक्ष शब्द का चयन जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हैं, प्रश्न की जगह क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ करना नहीं, आप देख पा रहे होंगे क्रो का लिखा है इन्होंने ये, और मंकी का बताना। तो अब देखिए ये अंग्रेजी का वर्णमाला का उल्टा क्रम है, सी, देखिए लेफ्ट से सी आएगा तो तीसरे स्थान पे ये एक्स आना चाहिए, आर का। और अब अगर देखिए मैंने उस वीडियो में भी बताया कि अपोजिट याद कैसे, जैसे 6 इंडियन रेलवे लो, और ये CW, ठीक है, DW होना चाहिए, ये गलत लिखा है क्या, 6 इंडियन रेलवे लो, ठीक है, डब्लू का ये डी आना चाहिए, गलत छपा है, डी आना चाहिए, DW होता है दरवाज़ा। तो अपोजिट लिखा है ऐसे, यम का मन हो जाएगा, ओ का लो हो जाएगा, एन का मन हो जाएगा, के का KP हो जाएगा, कमला पसंद जो भी मैंने याद किया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ये। अगर आप इसको नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका और है, इन दोनों का योग हमेशा 27 आना चाहिए। तो देखिए अब सी का मान 3 होता है, तो 3 में कितना जोड़े कि 27, तो 24, एक्स का मान 24, ऐसे सब किया गया है। जैसे वाई है 25, ठीक है, तो ये बी होना चाहिए, ये गलत छप गया, इसको सही कर लीजिए, NLMPV, ये ऑप्शन गलत है, ये आएगा, ठीक है, बी आना चाहिए ना। अब ई का इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, के का KP मन, ठीक है, तो अपोजिट है, मतलब ये कहने का है कि 27 आना चाहिए। तो देखिए 25 2 27, 22 2 27, ये 11 16 27, ये 14 13 27, ये 15 12 27, ये 14 13 27, क्लियर। तो अपोजिट है, और मैंने लिखा भी अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा एवं उल्टा क्रम, ये ऑप्शन गलत है, सी सही। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो कौन सा अन्य विकल्पों से भिन्न है, आप देख पा रहे होंगे, अगर आप ध्यान दें, पहले ऑप्शन में देखिए बी का अपोजिट बी दिया, वाई का वाई, सी में 0 0 का सामने दिया ये, और ये स्टार इसके सामने दिया, इसके ये सामने, लेकिन क्या ये अपोजिट है, नहीं, तो बी वाला ऑप्शन सही है, अन्य विकल्पों से भिन्न यही है। और मैंने आंसर में बोला भी, ये देखिए ACD में समान चिन्ह विकर्णवत हैं, लेकिन बी में ऐसा नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा समझो तो इसको फटाक दे। एक कूट भाषा में देखिए पेंट को लिखा है ये, मैच को ये लिखा है, चैट चाहता। अब कभी कभी बच्चे क्या करता, पी को ढूंढने लगते हैं, पी का 16 है, 16 का 7 कैसे आया, ए का 3 है, टी, और इसी में समय चला जाता है। रियल में ये क्या है, ये वर्ड्स टू वर्ड्स रख रहा है, मतलब जो संख्या है उसी को, जैसे पेंट और मैच में। अब देखिए यहीं से छांट, जैसे सी का मान कितना है 6, तो ये 6 ले रहा है। अब यच का मान यहाँ से क्या है 8, देखिए एच का 8 हो जाएगा। ऐसे ए का मान देखेंगे तो ए का 3 दिया, चाहे यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें 3, और टी का मान आपका दिया ही है आपका 5, तो 6835 दैट इज द आंसर। आगे बढ़ते। अब ये देखिए थोड़ा सा कथन निष्कर्ष पे आते हैं, बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, तो हम सीधे कथन पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि भारत दुनिया में कुल IT उद्योग में 55%
बाजार का हिस्सेदारी रखता है। ध्यान देना, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उद्योग में 55% बाजार है इसका मार्केटिंग। कह रहे विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण भारत को पसंद करती हैं। पहला, केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। ठीक है, तो अब एक बात बताना, ध्यान दीजिएगा, दुनिया के कुल आईटी उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी है। तो पहला बोल रहा है विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के अगर भारत को, ऐसा कुछ नहीं है कि सस्ते श्रम, ठीक है भाई, इसमें क्वालिटी है तब लोग जोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है, ये भी गलत है, इसमें ना तो पहला होगा ना तो दूसरा। ठीक है, अब ये देखें, इसमें कई लड़के उलझ गए थे, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा था कि ये कहना क्या चाहता था। जैसे अगर दिए गए विकल्पों में से आकृति का चयन करें जहां बिंदुओं को उस ढंग से रखा जा सकता है जैसे बिंदुओं को नीचे दी गई आकृति में रखा गया। तो बहुत ध्यान से देखना, क्वेश्चन समझना। इस क्वेश्चन में आपको क्या नज़र आ रहा है, मैं जो बताना चाहूँगा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट में है। देखिए, अगर मैं बताऊँ आपसे तो देखिए, एक बिंदु ऐसा है जो सर्किल और वर्ग के अंदर है, और एक बिंदु ऐसा है जो सर्किल, त्रिभुज, ठीक है, और वृत्त के अंदर है, और एक ऐसा है जो तीनों में है। तो ऐसा रखा जाने वाला बिंदु हमें ऑप्शन से ढूंढना है, बस यही कहना है। तो देखिए, अब ध्यान देना, ये बिंदु किस में रखा जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने हल दिया है, इसको समझें तभी आप समझ पाएं। जैसे देखिए, दी गई आकृति में एक बिंदु को वृत्त और वर्ग, जैसा मैंने बोला, उभयनिष्ठ में भाग में है, तथा अन्य वृत्त और वर्ग तथा त्रिभुज के आकृतियों को उभयनिष्ठ भाग में, जबकि एक और अन्य को सभी आकृतियों में उभयनिष्ठ भाग में रखा गया है। ठीक है, तो ऐसा रखा जाने वाला, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, बहुत ध्यान से देखना, एक ही मैं बात करूं तो देखिए, ये एक ऐसा जगह होगा जो चारों को कवर करेगा जो कि है, और ये ऐसा जगह होगा जहाँ सर्किल और उसमें, ठीक है, तो और एक यहाँ रख सकते हैं, तो यही एक जगह है। बाकी देखिए, यहाँ आप रखेंगे तो तीनों में तो चला जाएगा, यहाँ रखेंगे तो फिर चारों में चला जाएगा, यहाँ रखेंगे फिर जो है 3 में चला जाएगा, 2 का हिस्सा कहीं रख ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये गलत है। बाकी आगे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिएगा। ये सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है 5, 11, 19, 29 क्या आएगा। तो देखिए, 5 में 6 जोड़ा है, दिख रहा है, 11 में 8, तो आपको सम जोड़ रहा है, तो 11, 8, 8 के बाद 10 जोड़ेगा, और 10 के बाद 12, तो 19 में 10 जोड़ेंगे, 29 में 12 जोड़ दीजिए, 41, दैट इज द आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझिए, थोड़ा सा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसको पहले समझ लीजिए बढ़िया से। जैसा कि मैंने डायग्राम भी बनाया, लेकिन फिर भी मैं बना के बताता हूँ। देखिए, कह रहा है सभी जो नाइट्रोजन है वो अद्वितीय हैं। यन को नाइट्रोजन से और ए माने अद्वितीय में रिप्रेजेंट करता हूँ, बहुत ध्यान दीजिए। सभी उर्वरक को मैं यू लिखता हूँ, सभी उर्वरक, ठीक है, उपयोगी हैं, सभी उर्वरक उपयोगी है, यूपी, जैसा कि लिखा है सभी उपयोगी। अब एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए हमेशा एक बात हमारा ध्यान दीजिएगा, हम किसी चीज़ का निष्कर्ष तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक उसमें संबंध ना दिया, और जब संबंध नहीं दिया जाता है तो वो हमेशा डाउट में चला जाता है, और डाउट हमेशा 50-50 होता है, 50-50 हमेशा गलत होता है। जैसे पहला निष्कर्ष इन्होंने पूछा हमसे, कुछ उर्वरक उपयोगी हैं, तो देखिए आप एक बात बताओ, कथन से देखिए, जब सभी उर्वरक उपयोगी हैं तो क्या इसमें कुछ मिलेगा कि नहीं, भाई सभी में कुछ मिलेगा, यानी पहला सही है। अब कह रहा कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप एक बात बताना, उर्वरक यहाँ है, नाइट्रोजन यहाँ है, क्या इन दोनों में कोई डायरेक्ट संबंध दिया है, नहीं, तो जब संबंध ही नहीं था तो हम कैसे कह सकते कुछ उर्वरक नाइट्रोजन है, गलत है। ठीक है, और हमेशा ध्यान देना, जब तक रिलेशन नहीं देगा तब तक आप उनके बारे में कुछ नहीं कह पाओगे, कुछ भी बताओगे तो गलत होगा, ये हमेशा ध्यान देना। तो नो रिलेशन इज ऑलवेज रॉन्ग, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी कौन सा होगा, देखिए पहला अनुसरण करता है। और चूंकि देखिए सभी उर्वरक उपयोगी हैं इसलिए कुछ उर्वरक तो मिलेगा ही, किंतु नाइट्रोजन उर्वरक का कोई संबंध नहीं दिया है, इसलिए कोई संबंध नहीं होगा। तो मैंने एक्सप्लेन भी किया है, और ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके जरूर इसका एंजॉय लें। अब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, कह रहे एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते एक लड़के ने कहा, उसका पति, बहुत ध्यान से और एक देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, पति पत्नी का जब भी आएगा जिक्र तो मैं ऐसे साइन बनाऊंगा,
ठीक है। बराबर का, बराबर मतलब होता है पति पत्नी को अर्धांगिनी बोला जाता है, मतलब जितना हिस्सा रोल पति का उतना पत्नी, इसलिए मैं बराबर साइन। और जब मैं ये साइन बनाऊँ तो जान लीजिए उसमें पिता चाचा हेन तेन का रिश्ता हो सकता है। जब ये साइन बनाऊँ तो सेम रिलेशन बताएगा, ठीक है। सेम रिलेशन इन द सेंस भाई भाई, चचेरा भाई, इस टाइप से। तो जैसे कह रहा है कि महिला की ओर इशारा करते एक लड़के ने कहा उसका पति। अब देखिए ये लड़का इशारा करते कह रहा है महिला की ओर कि इसका जो पति है, देखिए दिया है मैंने साइन बनाया, समझा दे रहा हूँ। उसका पति मेरे भाई का, यानी इसके भाई का, लड़के के भाई के नानी, ध्यान दीजिए, इसके लड़के का भाई माने उसका भाई, के नानी मानी लड़के का नानी, का बेटा यानी मामा हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, मेरे भाई की नानी की बेटी, तो नानी की ये बेटी है, ये नानी की बेटी। देखिए नानी की बेटी उसकी माँ भी हो सकती है और उसकी मौसी भी हो सकती है, ध्यान देना, इन्होंने माँ के बारे में नहीं बोला है। तो नानी की बेटी का इकलौता भाई है ये नानी की बेटी का इस इकलौता भाई, तो इकलौता भाई है, तो ये जो है इसके नानी की बेटी यानी इसकी माँ या मौसी बनेगी, तो ये इसका पति ये मामा बनेगा, ठीक है, मामा। और अगर माँ होगा, देखिए माँ होगा तो तब क्या बन जाएगा, ये माँ होगा तो ये पिता बन जाएगा, और माँ नहीं होगा तो ये मौसा बन जाएगा। क्लियर। तो क्या इकलौता भाई उस लड़के का उस महिला से, तो देखिए दो संबंध आ सकता है। भाई अगर मामा होगा तो भांजा बनेगा, ठीक है, और नहीं तो भतीजा बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, एक क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन का। अगर यन आई की इकलौती, देखिए इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी मतलब हो गया इकलौता संतान, ठीक है। फिर कह रहा आई की शादी हुई है जैसे। अब देखिए यन आई की इकलौती, देखिए एन जो है इकलौती बेटी है आई की, अभी आई क्लियर नहीं कि पति पत्नी। आगे बढ़ते हैं। एन आई की इकलौती, आई की शादी हुई है जैसे, ये देखो अब क्लियर हो गया, इनकी शादी जैसे हुई है, तो ये पति और पत्नी हो गया, यानी इसकी ये माँ है और ये पिताजी हैं। फिर क्या कह रहा है, के का अगर जे पिता है के का। अब देखिए जे के का पिता है और इनकी ये माँ है, तो ये माँ है और इनको ये पिता बोल रहा है, तो इन दोनों में पति पत्नी का रिश्ता, तो इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता, ठीक है। अब के का जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये भाई भी हो सकता है बहन भी, लेकिन ऑप्शन में बहन दिया नहीं था इसलिए भाई ले लेंगे। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार काम करिएगा। ये थोड़ा देखिए। तो कह रहा क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला कह रहा हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है। नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन दुरुपयोग करते हैं। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, बुराइयां सब जगह हैं, तो अगर सब जगह बुराइयां हैं और सभी लोग ये सोच लें नहीं यहाँ सदुपयोग नहीं हो रहा दुरुपयोग हो रहा, तो आपको पता है कितने संगठन टूट जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि कितने अनाथालय जो है फंड से चल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ मिसयूज है, लेकिन कई जगह ज़रूरत भी पड़ती है, नहीं तो ये बेसहारा हो जाएंगे कहाँ। कितने लोग तो पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं इससे, तो सब चीज़ें ज़रूरी है। अब उसका निगेटिव तो लाजमी है, ठीक है, तो वो तो होगा ही, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो गलत। तो ये हमेशा ध्यान देना, किसी चीज़ को बंद कर देना दैट इज़ नॉट सोल्यूशन, वी शुड प्रोसीड, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट। तो कह रहा है हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे हो सकता है। भाई जाहिर सी बात है, सपोर्ट तो सबको ज़रूरत है। नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं, तो देखिए फर्जी जगह तो पनपेंगे ही, ठीक है। दुरुपयोग करते हैं तो दुरुपयोग तो होगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बंद कर दें। तो केवल तर्क फर्स्ट, ना तो तर्क केवल तर्क, तो दोनों तर्क मजबूत है, ठीक है। चलिए दो, अब देखिए ये कह रहा है विकल्पों में निम्न में से कौन सा आरेख पोशाक साड़ी शर्ट के बीच संबंध। आप एक बात बताओ, पोशाक क्या होता है? पोशाक पहनने की चीज़ों को कहते हैं। अब देखिए तो ये बड़ा वाला पोशाक हो गया और उसके बीच ये अलग अलग है, साड़ी और शर्ट। अब साड़ी शर्ट नहीं हो सकता, शर्ट साड़ी नहीं, ये अलग अलग साड़ी शर्ट है, तो बी ऑप्शन जाएगा। ये देखिए मैंने बनाया भी है, पोशाक के अंदर साड़ी और शर्ट, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसका दिए गए अक्षरों का उपयोग करके गठन नहीं किया जा सकता। गठन नहीं किया जा सकता मतलब उसका वर्ड्स नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए जैसा कि ऑप्शन है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। माइलेनीज, अब माइलेनीज में देखिए ए मूल शब्द में नहीं है, अतः विकल्प ए सही है। अगर आप देखें तो इसमें माइलेनीज में ए है, लेकिन इसमें मूल शब्द में ए नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन एक दिया है, कथन दिया है कि जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते हैं उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये कथन हो गया। आप कह रहा प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। भैया वो तो पहले ही बोल दिया कथन में कि अगर आप नहीं लाओगे रिकॉर्ड बुक तो अनुमति नहीं देंगे, यानी दैट इज़ नेसेसरी एंड 100% नेसेसरी। तो ये तो कथन की बात बोल रहा हो, कथन की भाषा जो बोलेगा वही निष्कर्ष सही होगा, तो पहला तो सही है। दूसरा, प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है, तो ये गलत है। इसमें देखिए उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा है, बस ये मस्ट है लाना, तो पहला सही है, दूसरा नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो उस पर है, कांस्टेंट ऑर्डर पे है, मतलब या तो सेम घटेगा या बढ़ेगा। तो एक निश्चित कोड भाषा में स्मार्ट को क्यू ओ YTR प्राइम को, तो देखिए स्मार्ट में क्या रखा, 19 है तो 2 घटा रहा 17, फिर 13 में से 2 गया 15। अब देखिए यहाँ लड़का फंस जाता है कि ए का तो 1 होता है, अब 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में चलेगा। कोई बड़ी बात नहीं बेटा, जब आपको लगे कि ये संख्या बड़ा है तो आप कुछ ना करिए, ए का मान 1 होता है, आप उसमें 26 जोड़ करके पॉजिटिव बना लीजिए। अब ये 27 हो गया, अब 27 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 25, और 25 का मान क्या होता है y। तो जब भी आपको लगे निगेटिव जा रहा है उसमें 26 जोड़ करके पॉजिटिव बना दिया करिए। ओके, यस। तो अब प्राइम का बताना है, तो 16 में से देखिए पी का मान 16 होता है। जिनको भी वैल्यू नहीं याद है प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ से चेक करें, मैंने दिया है। 16 में से 2 गया 14, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 2 गया 15, ये सब दिया है, और NTGOC आंसर हो जाए। ये क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा सा है, इसके सॉल्यूशन जो मैंने बनाया है पहले इसको समझो, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपका आना भी चाहिए। कह रहा कुछ शैम्पू कंडीशन है, देखिए सबसे पहले मैं यही बनाऊंगा, यस फॉर शैम्पू, के फॉर कंडीशनर। देखिए कुछ शैम्पू कंडीशनर है, सभी तेल कंडीशनर है, बहुत ध्यान से देखना, अब यही गलती लड़का करेगा यहीं पर। सभी तेल कंडीशनर, देखिए केवल अगर मैं देखूं सभी तेल कंडीशनर है, अगर मैं तेल को केवल कंडीशनर में बनाऊं तो तेल यहाँ बनेगा कि नहीं, तो पहला कंडीशन। अब बहुत ध्यान से देखना, इन्होंने कंडीशनर बोला है, सुन पा रहे हैं और समझ भी पा रहे होंगे, लेकिन क्या मैं, बात की गहराई समझिएगा, कंडीशनर के अंदर रखूं तो क्या ये यहाँ भी हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी यहाँ भी हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ बनाया देखिए, तो दोनों जगह पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है और ये। तो मैं ये कहना चाहूँगा वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं हैं कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा, मतलब यहाँ भी हो सकता है यहाँ, क्योंकि ये भी तो कंडीशनर के अंदर है, तो 2 फिगर बनेगा। अब हमसे कह रहा सभी तेल शैम्पू है। अब देखिए अगर जाहिर सी बात है, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इस फिगर को लूँ तो सभी तेल शैम्पू हो जा रहा है, बात की गहराई समझना, इस फिगर को, और इसको लूँ, इसको, तो सभी तेल शैम्पू है दे रहा है नहीं, तो आप बताओ एक में दे रहा है हाँ, एक में दे रहा है ना, तो जब भी एक में हाँ और ना दे तो हमेशा 100% गलत होता है, ये ध्यान देना भाई। 50% हाँ 50% ना, तो हमेशा गलत होगा। कह रहा कुछ शैम्पू तेल है, अब देखिए कुछ शैम्पू तेल है, बात समझिएगा, कुछ शैम्पू तेल, अब देखिए यहाँ से तो सभी शैम्पू तेल आ रहा है, और यहाँ से कुछ शैम्पू तेल है, यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ से एकदम अलग है, तो फिर यहाँ आ रहा है यहाँ नहीं आ रहा है। तो आप क्या सीखें, दोनों में से देखिए, अब बात की गहराई समझिए, मैंने यहाँ दिया है, देखिए उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है कि सभी तेल शैम्पू भी हो सकता है और नहीं भी, जैसा कि मैंने समझाया। तो ना तो पहला सही होगा ना तो सेकंड, भाई जाहिर सी बात है दोनों गलत हो जाएगा। कुछ शैम्पू तेल है, कैसे कह दें, अगर हम कह दें यहाँ से अगर देखें तो सभी तेल शैम्पू आ रहा है, लेकिन यहाँ से देखें तो यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा, देखिए, तो ना फर्स्ट होगा ना सेकंड होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो अनभिन्न है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आप याद ही करिए, इनका कोई रास्ता नहीं, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद GS। अब कह रहा है कि मालदीव, भूटान, नेपाल, सेशल्स, तो अब इनके बारे में जानकारी होना चाहिए कि सेशल्स अफ्रीका में स्थित है, सेशल्स कोई ठीक है कंट्री है जो अफ्रीका में स्थित, जबकि अन्य देश चाहे मालदीव, भूटान, नेपाल, ये एशिया में है। ठीक है, नेपाल एशिया में, तो आपका सेशल्स अलग होगा। आगे बढ़ते हैं, फिर ये क्वेश्चन उसी तरह आ गया, बस इस क्वेश्चन को यही ध्यान देना कि ये किस में रखा जा सकता है। देखिए अब ये पॉइंट्स हैं, देखिए ये पॉइंट्स, बस इतना ध्यान देना, क्या ये पॉइंट्स त्रिभुज में आया है, नहीं, तो त्रिभुज में नहीं जाना चाहिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए यहाँ रखेंगे तो त्रिभुज में, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें कहाँ पॉइंट्स रख, ऐसा ढूंढना है कि जो पॉइंट्स रख पाए। तो अब देखिए पॉइंट्स को रखना, मैं रेड लेता हूँ, बहुत ध्यान से। अगर मैं पहला फिगर ले लूँ तो पॉइंट्स को मुझे आयत और वर्ग में आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पॉइंट्स रख दूँ तो देखिए आयत और वर्ग में चला गया।
अब बहुत ध्यान से देखना, अगर यहाँ आप आयत तो वर्ग में रखना चाहेंगे ना तो तीनों में चला जाएगा, यहाँ नहीं होगा। अब यहाँ आयत वर्ग में कैसे रखेंगे, फिर रखेंगे तो तीनों में चला गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी रखेंगे, देखिए यहाँ रखेंगे तो तीनों में चला जाएगा, यहाँ रखेंगे तो त्रिभुज और आयत में ही होगा, तो इनमें हम नहीं रख पाएंगे। वी कैन नॉट पुट इन दिस फिगर, नाउ वी शुड टेक द हेल्प ऑफ फर्स्ट फिगर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्वन, ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा एकदम आसान सा बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए इसका मैं सॉल्यूशन बगल में भी लगा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे कह रहा सेल्वन, थोड़ा और बड़ा करते हैं। देखिए कह रहा सेल्वन नवीन एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करते हैं। सेल्वन 7 किलोमीटर दक्षिण। अब बहुत ध्यान से देखना, अब कोई निश्चित बिंदु हम यहाँ हाईलाइट कर देते हैं, ये ले लिए। अब देखिए 7 किलोमीटर ये दक्षिण चलता है। दक्षिण माने, अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, पूरब होता है, पश्चिम। जो भी बंदे डिस्टेंट डायरेक्शन पढ़ना चाहते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाया, आप वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ कराए भी हैं। तो देखिए दक्षिण 7 किलोमीटर चला। अब फिर क्या कहता है, फिर बाएं। तो आप बताओ, नीचे से अब लेफ़्ट जाएंगे तो इधर जाएंगे 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है, और 5 किलोमीटर चलता है। फिर से देख लीजिए, नवीन यहाँ 7 चला, फिर बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर नवीन 5 किलोमीटर पूरब में जाता है। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, एक मिनट में फिर से देखो। सेल्वन और नवीन एक निश्चित बिंदु से चलना शुरू करते हैं, सेल्वन और नवीन, ठीक। सेल्वन 7 किलोमीटर दक्षिण, ये दक्षिण गया, और फिर बाएं मुड़ता है और 5, तो ये यहाँ से बाएं, इसका तो काम हो गया सेल्वन का। नवीन 5 किलोमीटर पूरब जाता है और बाएं मुड़ के, तो अब नवीन देखिए, नवीन भी वहीं से गया है, तो नवीन दोनों एक पॉइंट से गए हैं, तो नवीन देखिए 5 किलोमीटर पूरब गया, फिर बाएं मुड़ जाता है, यानी फिर ये नवीन, तो देखिए ये नवीन हो गया, यहाँ पहुँचा, और सेल्वन यहाँ पहुँचा है सी पे, और हमें चाहिए सी और ई की दूरी। देखिए दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी है, सी और ई के बीच की दूरी क्या है, 5 और 7 12, ये आंसर। देखिए मैंने दिया भी होगा, सेल्वन और नवीन के बीच की दूरी यानी ई डी प्लस सी डी, देखिए यही है ना, ई डी प्लस सी डी, 7 5 12। आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक निश्चित कोड भाषा में टैक्सेशन को 5 के रूप में बिजनेस, तो इसको कंफर्म देखिए, इन सब पैटर्न को आप समझें, बहुत अच्छा पैटर्न है, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे ऐसे। तो इनको पैटर्न देख लिए, जिस प्रकार टैक्सेशन उसी प्रकार बिजनेस को कैसे लिखेंगे। तो देखिए टैक्सेशन में अगर मैं देखूं तो 4 वावल आए, लेकिन उन सभी वावलों को एक लिख रहा है, लेकिन जितने कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है उनको पूरा लिख रहा है। तो 4 और 1 कितना हो गया, टोटल संख्या 5। उसी तरह स्वर जितने भी आए हैं बिजनेस में, यू आई, तो वो 1 लिख रहा है, बाकी वावेल यानी सॉरी कॉन्सोनेंट आएंगे बी एस एन एन एस 5, तो जोड़ दीजिए 5 1 6, और यही आंसर है। और मैंने ये लिखा है नोट, सभी स्वर को 1 माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा, दी गई श्रृंखला में असंगत। असंगत माने क्या होगा, जैसे आप 13 से 280 में रिलेशन निकालेंगे, 14 से इसमें, 15 से इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए देखते ही लग रहा है कि मल्टीपल्स का क्वेश्चन है। 16 से 272 कटेगा, देखिए 16 के नाम 16 घटा देंगे, 7 में से 6 गया 1 2 और 112, तो 16 7 112। तो ये कट रहा, बाकी ना तो 15 से ये कट रहा, ना तो ये कट रहा, तो यही कट रहा, बाकी नहीं कट रहा, इसलिए आपका ऑप्शन बी जाएगा। और मैंने लिखा भी है 16 272 से 272 16 से विभाजित है, अन्य ऐसा संबंध नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा उसमें दिया गया है, कह रहा है कि तय करें कि तत्व सवाल का जवाब देने के पर्याप्त यानी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो पक्का रहता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलई रमेश से उत्तर 10 मीटर है, तो कोई बात नहीं, ये रमेश हो गया, ये कलई हो गया, देखिए 10 मीटर उत्तर हो गया। अब क्या कहता है, विजय कलई से उत्तर पश्चिम है। देखिए उत्तर पश्चिम क्या होता है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम माने ये होता है, और हम यहीं हैं, देखिए तो ये उत्तर पश्चिम माने हम ऐसे जाएंगे। फिर कह रहा विजय कलई से उत्तर पश्चिम में 5 मीटर, ये विजय को बना दिया। फिर कह रहा नायर विजय के पश्चिम में 5 मीटर दूर है, ये पश्चिम बना दिया, भाई पश्चिम इधर जाएंगे, ये मैंने चला। अब हमसे पूछ रहा है, इन्होंने सवाल किया था कलई के संदर्भ में नायर की स्थिति। देखिए कलई के संदर्भ में नायर की स्थिति में देखूं तो देखिए ध्यान देना, अगर मैं कलई और नायर को देखूं तो देखिए ये पश्चिम दिशा में है कि नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इसको निकालने के लिए आप देखिए पहला डाटा जब तक नायर वाला यानी दूसरा वाला आप लेंगे नहीं नायर वाला, तब तक हम कैसे बताएंगे कि नायर कहाँ, इसलिए दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए पहला कथन और दूसरा मिल के जवाब दे पाएंगे, नहीं तो नायर आएगा ही नहीं, तो आप बताओ कैसे। अगला ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि निम्न जानकारी का ध्यान से अध्ययन
करें और नीचे दिए गए सवाल का उत्तर दें। तो पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, पढ़ना ही मेन है। अगर पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन जवाब देने में बड़ा मजा आएगा। तो चलिए मेन फैक्ट निकाल लेते हैं। कह रहा है एक संगठन में कृषि अधिकारियों की भर्ती निम्न शर्तें हैं। जैसे पहला दिया, कम से कम 60% कुल अंकों के साथ कृषि के क्षेत्र में स्नातक हो, कम से कम 50% कुल अंकों के साथ चयन प्रक्रिया पास किया हो। ये तो दो कंडीशन होगा, कृषि में 60 और चयन में 50। अब कह रहा है 1 अक्टूबर 2016 को 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो, मतलब 1 अक्टूबर 2016 तक 35 आना चाहिए। एक आवेदन के मामले जिन्होंने अन्य सभी मानदंडों को पूरा किया सिवाय, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है सिवाय, देख लीजिए। कह रहा ऊपर, लेकिन कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की डिग्री है। अब समझिएगा, देखिए कृषि में स्नातक था, स्नातकोत्तर माने एक क्लास और, यानी जैसे बैचलर ऑफ आर्ट हो गया, फिर आप एमए करते हो, ठीक है, स्नातकोत्तर, स्नातक से और अगला डिग्री ली हो तो उसको रियायत दे रहा है। जैसे देखिए, तो मामला कहाँ भेज देंगे, उपाध्यक्ष के पास। लेकिन सेकंड में कह रहा है, ये सेकंड वाले लाइन में कि अगर अब जैसे जैसे जहाँ कमी होगी तो वहीं ना उसको, जैसे आप फीस दे रहे हो क्लासरूम में, जैसे मान लिया आपका फ़ीस है 500 रुपया पर मंथ, आपके पास 400 रुपया ही, तो 400 रुपया जमा नहीं करेगा तो कहेगा अच्छा एक काम करिए, मैं लिख के देता हूँ, आप प्रिंसिपल के पास जाइए और वहाँ से पहले पूछ के आए तब। तो अब ये क्या हो गया कि आप जब 400 देने लगे तो उसने कहा आप प्रिंसिपल के पास जाइए, तो ये कंडीशंस बनता है। मतलब 500 नहीं दे पा रहे तो कमी जो है अब कहाँ भेजा जाएगा, वही चीज़ है कि जैसे कृषि के पास मान लिया आपका ग्रेजुएशन के बाद एक डिग्री और है तो आपको कहाँ भेजा जा रहा है, उपाध्याय। अगले में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर लेकिन चयन प्रक्रिया देखिए 50% जो है, कह रहा है कि अगर चयन प्रक्रिया 60% से अधिक हो जाए तो मामला महाप्रबंधक। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मामले निर्णय लेना है। समीर एक बीएससी कृषि स्नातक, अब देखिए बीएससी है यानी ग्रेजुएशन ही है केवल, समझ रहे हैं ना, स्नातकोत्तर नहीं है। तो समीर एक बीएससी कृषि स्नातक है, पहला कंडीशन पूरा, उसने 50% कुल अंकों के साथ प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण किया है। अब देखिए 50% ही उत्तीर्ण किया है, ज़्यादा नहीं है। फिर क्या कह रहा है, अब बहुत ध्यान से देखना, प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण किया है, 11/5/1978 को उनका जन्म हुआ। अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो कितने साल का हो गया। अब देखिए अगर मैं देखूं 1 अक्टूबर 2016 को 35 साल पूरी कर ली हो तो 2016 की बात है, देखिए 2016 और ये 1978 की बात है। अगर मैं घटाऊं 16 में से 8 गया 8 और 10 में से 7 गया, यानी सही है 35 साल से कम ना हो, यही बोला है, ठीक है। 35 साल की उम्र पूरी कर ली हो मतलब कम ना हो, ये चीज़ है। तो उम्र तो सही है। अब उनका जन्म हुआ चयन प्रक्रिया में, अब देखिए एक चीज़ इन्होंने दिया है, चयन प्रक्रिया में 72% हासिल किया। अब ये लाइन थोड़ा देखिए, चयन प्रक्रिया वाला देखिए, इन्होंने बोला है कि चयन प्रक्रिया में, कंडीशन देखिए, चयन प्रक्रिया में 60 से अधिक पाया हो तो कहाँ भेजेंगे, महाप्रबंधक। तो चयन में ज़्यादा पाया है, बाकी सबका तो था ही, कृषि में था, स्नातक है, ठीक है, और 50% के साथ उत्तीर्ण भी है। और दूसरा एक चीज़ कर दिया कि 60 से ज़्यादा देखिए 72 लाया तो कहाँ भेजेंगे, महाप्रबंधक। तो भेज दो इसको, चूँकि देखिए मैंने लिखा भी है समीर ने चयन में 60 से अधिक 72 पाया है, इसलिए उम्मीदवार को कहाँ भेजा जाएगा, मुख्य महाप्रबंधक। तो बी ऑप्शन सही। अगला देखिए, अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना। अशोक मल्होत्रा 65% कुल अंकों के साथ बीएससी कृषि, देखिए बीएससी कृषि के क्षेत्र में स्नातकोत्तर। देखिए स्नातकोत्तर देखते ही आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि स्नातकोत्तर रहेगा तो कहाँ भेजेंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए स्नातकोत्तर डिग्री ली हो तो मामला उपाध्यक्ष के पास जाएगा, लेकिन पहले देख लीजिए कितने वर्ष का है, ये सारा कंडीशन देख लीजिए। तो ये हो गया और स्नातकोत्तर है और 43% के साथ चयन भी हुआ है, 5/10/1972। तो 1972 और कितना हमें लेना है, 2016 अक्टूबर। तो 2016 का अंतर देख लीजिए, तो 12 छः में से 2 गया 4 और 11 में से 7 गया, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 7 गया, मतलब ये भी है, मतलब कम नहीं है ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी ईयर भी ठीक है। तो उम्मीदवार को उपाध्यक्ष के बाद भेज दो, स्नातकोत्तर डिग्री। अगला ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित मामले में क्या निर्णय लेना है। अविनाश कुमार 58% कुल अंकों के साथ बीएससी है, चलो ठीक है। चयन प्रक्रिया में 68%, ये भी सही है। पिछले महीने उसने अपना 36वां जन्मदिन मनाया, इस अरे भैया 36वां जन्मदिन मनाया, ठीक है। अब 36वां जन्मदिन मनाया, इस मामले में क्या निर्णय लेना है। इन्होंने केवल बोला है 36वां जन्मदिन मनाया,
ठीक है। तो अब 36वां जन्मदिन मनाया, इससे क्या समझेंगे आप? 36 साल मान लेंगे? नहीं, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए चूंकि अविनाश स्नातक में 60% कम है तथा उसकी जन्म, सबसे बड़ी बात है जन्म तिथि स्पष्ट नहीं है, इसलिए उम्मीदवार चयन नहीं किया जाए। ठीक है। अब तुम जन्मदिन 2 बार 3 बार मनाओ, उसको ऐड करके बता दो तो हम कैसे मान लें? ठीक है, गलत है। 70 क्वेश्चन देखिए। सवाल कह रहा है कि 7 लोग कुना, कुमल, नवीन, कमल, शिव, नवीन, तरुण, राजेश और विजय एक पंक्ति में पूर्व की ओर बैठे हैं, ऐसे करके। ठीक है। चरम दाएं अंत में कौन? चरम दाएं मतलब हो गया कि एकदम लास्ट में, चरम माने कहते हैं ना एक चरम एकदम लास्ट। तो केवल कमल, अभी चीज़ को समझिएगा, बड़ा अच्छा लाइन है। कह रहा केवल कमल, विजय और कुना के बीच में। देखिए अब कमल अगर मैं देखूं, देखिए 2 कंडीशन बनेगा, जो मैं लिखा हूं उसी को समझाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, नहीं लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा किल होगा। देखिए आप इसको समझें, 2 कंडीशन बनेगा, एक होगा कि विजय और कमल, एक कंडीशन ये हो जाएगा, या एक होगा, फिर से देख लीजिए, जैसे इन्होंने बोला केवल कमल, विजय और कुना के बीच है, तो कमल, विजय, कुना ये भी सही है। और एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि कुना पहले आ जाए, विजय लास्ट में, जैसे एक कंडीशन ये भी हो सकता है। तो दोनों में जो वेरीफाइड होगा अगला बताएगा। जैसे कह रहा नवीन विजय के तत्काल दाएं। अब देखिए नवीन विजय के तत्काल दाएं, अगर मैं इस विजय को ले लूँ तो तत्काल दाएं कमल है, तो ये तो गलत हो गया पहला, तो ले कौन जाएंगे अब ये? तो अब ध्यान देना, नवीन विजय के तत्काल दाएं हैं, तो अब देखिए नवीन विजय लिया ही गया था, तत्काल दाएं हो गया, यानी दूसरा पास हो गया। फिर क्या कह रहा, नवीन विजय और शिव के बीच है, फिर नवीन, अब देखिए विजय हाई है और शिव यहाँ बना दीजिए, तो ये भी क्लियर हो गया। तरुण कुना के तत्काल बाएं, ये देखिए कुना के, यानी सीरीज हमारा बनेगा तरुण, कुना, कमल, विजय, नवीन, शिव। अब कह रहा है दोनों कथनों के माध्यम से राजेश की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। आप एक बात बताएं, दोनों कथन मैंने लिया, क्या यहाँ राजेश का जिक्र हुआ? नहीं। तो भैया जब राजेश को बोले ही नहीं अभी तक, तो हम कैसे बता दें कि राजेश कहाँ है? तो उसकी स्थिति ही नहीं है, ठीक है, पता ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, सवाल का जवाब दे पर्याप्त नहीं है। फर्स्ट और दोनों मिल के भी उत्तर नहीं दे। अब भाई जिसको पूछ रहा है उसके बारे में भी आप बोले ही नहीं, तो कैसे बता देगा? गलत है। तो दोनों कथन मिल के उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको कहिए तो मैं बना के सिखा दूं। कह रहा 5 दोस्त एक गोलाकार व्यवस्था में केंद्र के मुंह किए, सी डी के पहले 5 दोस्त हैं तो आप 5 बना लिया करिए, जैसे मैं बना दिया 1 2 3 4 5, ये बना दिया मैंने 5। अब देखिए कहना क्या चाहता है, देखिए 5 दोस्त एक गोलाकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र सेंटर सी डी के बाएं हैं, बहुत ध्यान से देखना, नहीं समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए सी डी के बाएं, तो सी मैं यहाँ कर दिया, लेकिन कहाँ है? दूसरा है, तो भाई ये बाएं है यानी लेफ्ट है, तो डी यहाँ हो जाएगा कि नहीं? सी डी के बाएं हैं, देखिए बाएं हैं ये। दूसरा है जो, अब देखिए ये जो किसके लिए आता है, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूजन होता है, जो हमेशा आए हुए अपने पहले नाउन के लिए आता है, यानी डी के लिए है, सी के लिए मत कर देना। हमेशा ध्यान देना, जो के पहले जो वर्ड्स होता है हमेशा सी उसी के लिए आता है, ठीक है। तो डी के लिए आया होगा। अब जहाँ जो लगा है वहाँ आप क्या लगा के पढ़ो? डी। तो जहाँ जो है मैं वहाँ डी लगा के पढ़ रहा हूँ। तो जी बी के बिल्कुल दाएं है, देखिए जी डी बी के बिल्कुल, अब बी के बिल्कुल दाएं होगा तो बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तभी तो बी के बिल्कुल दाएं होगा। समझ पा रहे हैं ना? ये देखो मैंने बी को बता दिया और दाएं होगा। अब देखिए बिल्कुल दाएं, फिर जो, अब फिर ये जो किसके लिए आया है? बी के लिए। जो ए के दाईं तरफ तीसरे स्थान है, यानी बी जहाँ जो है, देखिए जहाँ जो है इस बी को लगा के पढ़िए, यहाँ बी लगा के पढ़ो, तो बी ए के दाएं तीसरे, बी ए के दाएं तीसरे। अब ए यहाँ कर दीजिए, ए यहाँ कर दीजिए, यही एक स्थान बचा, तो देखिए 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान हो गया ना दाएं से, देखिए दाएं से तीसरे। डी अन्य दोस्तों के संदर्भ में कहाँ? अब आप बता दीजिए, एक ही बंदा छूटा उसको भर देना, ये यहाँ अपने आप हो जाएगा। अब कह रहा है कि अन्य दोस्तों के संदर्भ में कहाँ है? डी। अब बताओ डी यही है, तो डी कहाँ है? डी जो है ए और बी के कहाँ है? बीच में, यही आंसर है। आपका ऑप्शन दिया है, देखिए उपरोक्त चित्र से स्पष्ट है, डी और बी के बीच में, बी ऑप्शन। शीला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मैं सॉल्यूशन पीडीएफ भी बना रहा हूँ डिस्टेंट डायरेक्शन का, आपको मैं जब तैयार हो जाएगा तो। और एक चीज़ और है, देखिए अगर आप मुझसे पीडीएफ या कंटेंट्स लेना चाहते हैं, सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, किसी चीज़ का भी, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स, यही डाल देंगे तुरंत खुल जाएगा, मैथ्स रीजनिंग, जो हमारे चैनल का नाम है वही चीज़ है, रीजनिंग वर्ल्ड।
मैथ रीजनिंग वर्ड डालेंगे तुरंत आप PDF में जाके सर्च कर लीजिएगा और उससे जुड़ जाइएगा। जो भी नोट्स हो आप ले सकते हो, ठीक है। उसमें लगभग मैंने डाल भी दिए हैं क्लास नोट्स। शीला पूर्व की तरफ मुँह किए खड़ी है, शीला पूर्व की तरफ मुँह किए खड़ी है। लो भैया इधर खड़ी है। फिर क्या कहता है, 90 डिग्री वामावर्त घूमती है। तो पहले वामावर्त, फिर कहता 225 दक्षिणावर्त। अब शीला किस तरफ है? तो मैं कुछ आपको पहले कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप एक हमेशा ध्यान देना कि घड़ी की, देखिए घड़ी की दिशा क्या होता है बेटा, ये देखो मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, और घड़ी की विपरीत दिशा किसे कहते हैं? विपरीत होता है ये जब उल्टा चलेंगे। तो आप एक चीज़ अपने भेजे में घुसेड़ लीजिए, ठीक है, कि जब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव, और जब हम विपरीत चलेंगे निगेटिव। और ऐसे भी आपको पता है जब आप आगे बढ़ते हो तो पॉजिटिव होता है और जब पीछे जाते हो तो निगेटिव होता है, ऐसे ही याद कर लीजिए। अब जो वैल्यू है, अब देखिए कई बच्चे क्या करेंगे, पहले 90 घूमेंगे, फिर रिवर्स होंगे, फिर घूमेंगे, 10 बार बोल देंगे घूमते हो, ऐसे रह जाओगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आप ऐसा मत करिए, आप क्या करिए, वैल्यू लिखिए। राइट यानी क्लॉकवाइज आपने कितना चला है, 25 डिग्री। दक्षिणावर्त, देखिए दक्षिणावर्त को ही राइट बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, ये देखिए मैं दक्षिणा चल रहा हूँ, और बाएं को लेफ्ट बोला जाता है, ये वामावर्त घूम रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इन्होंने बोला वामा 90 है और राइट 225, तो राइट से 225 प्लस रखिए और माइनस लेफ्ट। तो अब जब इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्लस का 135 राइट। तो फाइनली हमको 135 का राइट घूमना है, राइट मतलब दक्षिणावर्त। तो देखिए अभी आपका चेहरा कहाँ भैया, पूरब की तरफ है। शीला पूरब की तरफ मुँह किया है। ये क्वेश्चन तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये मैंने गलत लगा दिया है, ठीक है। मैं फिर से इसको संशोधित कर देता हूँ। क्वेश्चन देखिए मैंने गलत लगा दिया, मैं लगा देता हूँ अभी, ठीक है, आप टेंशन ना लें। पूरब तो ये होगा और पश्चिम ये होगा, ठीक है, मैं करेक्शन कर देता हूँ, उत्तर दक्षिण ये होगा। इसका रहा शीला पूरब की तरफ मुँह, अभी ये पूरब की तरफ मुँह की है। फिर 90 डिग्री, ये सब तो हो गया। फाइनली हमें कहाँ घूमना है, मैंने ये निकाल लिया कि हमें 135 दाएँ, तो दाएँ राइट ये होता है, देखो 135 दाएँ, तो ये तो 90 हो गया और 45 और आ जाएंगे। तो जब 90 45 आएंगे तो ये कौन सा दिशा बता रहा है, देखिए ये होता है आपका पूरा पश्चिम हो गया और नीचे क्या हो गया, दक्षिण। तो ये दक्षिण पश्चिम में है कि नहीं, तो दक्षिण पश्चिम ढूंढिए। चलिए ये दक्षिण पश्चिम होगा, ठीक है, सॉरी ये गलत लगा दिया मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए मस्त, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको। चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, उसकी माँ के पिता, ठीक है, उसकी माँ के पिता मेरी बहन का दादा या नाना है। देखिए दादा जब जुड़ेगा तो अपनी माँ से जुड़ेगा, नाना नानी जुड़ेगा तो माँ के ब्लड रिलेशन से चलेगा, यानी माँ की माँ से, और दादा चलेगा तो अपने पिता वाले से। सुन पा रहे हो? जबकि उसकी माँ उसके दादा नानी की इकलौती बच्ची है, सीता का उस लड़के से क्या संबंध है? सिंपल है। देखिए आप एक बात बताओ, सीता क्या क्या करे, सीता एक लड़की की ओर, देखिए ये इशारा कर रही, एक लड़की की ओर इशारा करते बोलती है कि उसकी माँ के पिता, देखिए ये माँ और माँ के पिता, मेरी बहन का, ठीक है, दादा या नानी। तो मेरी बहन यानी क्या, वही लड़की, इसका दादा या नानी की बात कर रहा है, नाना है, दादा या नाना। फिर क्या कहता है, जबकि उसकी माँ उसके दादा नानी की इकलौती बच्ची है, जबकि उसकी माँ, ये लड़की की जो माँ है, इकलौती बेटी है। अब क्या कह रहा है, इकलौती, सीता का उस लड़की, तो सीता का इस लड़की से क्या संबंध, आप बताओ, इसकी बहन होगी कि नहीं? सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट है सीता उसकी। ये क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये परछाई वाला क्वेश्चन तो आना लाजमी ही है, आता भी रहता है। दोनों को पढ़े जवाब दे। देखिए सवाल क्या कर रहा है, पहले तो क्वेश्चन क्या है, कथन इस उसका तो नहीं है, डाटा सफिशिएंसी दिए गए पहला और सेकंड तय करें क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए कथन, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, तथ्य होना चाहिए, तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए, हाँ डाटा सफिशिएंसी पर्याप्त है या नहीं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला कथन पढ़िए, उससे उत्तर पे निकालना शुरू कर दीजिए, ना निकले तो जान लीजिए पहला काम लायक नहीं है। और दूसरा लेके सॉल्व करना हो तो दोनों मदद करेगा, यानी दोनों सही हो जाएगा। और पहला लेने का मतलब ही नहीं है दूसरे से केवल आंसर आएगा, तो केवल सेकंड आंसर दे दीजिएगा, ये तो आपके ऊपर। चलिए जैसे कह रहा है, सवाल कह रहा है प्रिया किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो हम कैसे बता पाएंगे, देखिए प्रिया का बताना मुझे। तो अब देखिए मैं फिगर बनाया हूँ, फिर भी मैं यहाँ बगल में सिखा देता हूँ क्या किया है मैंने, ताकि आप इस चीज़ को समझें। रफली मैं यहाँ सिखा दे रहा हूँ।
राजा और प्रिया एक दूसरे के सामने है, प्रिया की छाया राजा के दाएं तरफ। अब बहुत ध्यान से देखना, पहले कथन ही गड़बड़ दे दिया, राजा प्रिया के एक दूसरे के सामने। देखो राजा यहाँ हो जाए प्रिया यहाँ हो जाए तब भी सामने है, या राजा यहाँ हो जाए प्रिया यहाँ हो जाए तब भी सामने। क्या मैं आपको बता सकता हूँ कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कहाँ रखूँ मैं? जब आमने सामने बोला तो ये भी आमने सामने, ये भी सामने सामने, यानी पहले कथन का तो बिल्कुल बकवास है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू, ठीक है, दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का कोई यूज नहीं है, छोड़ दीजिए। पहला तो बिना मतलब का। लेकिन सेकंड वाला देखिए, शाम को प्रिया तट पर खड़ी थी, ये शाम को प्रिया तट पर खड़ी थी, उसकी छाया। अब देखिए शाम की बात कर रहा है, तो आप बताओ पूरब यहाँ है तो शाम के टाइम में तो सूरज यहाँ उगेगा, पश्चिम की तरफ हो जाएगा। उगने का मतलब अब वो एंडिंग पे है, डूबने वाला है, तो सूरज तो पश्चिम की तरफ चला जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, इसका मतलब जब पश्चिम की तरफ हो जाएगा तो अब इसने क्या करा, प्रिया की छाया राजा के दाईं तरफ है। देखिए प्रिया की जो छाया है वो राजा के दाईं की तरफ। अब बताइए प्रिया का जो छाया होगा, बहुत ध्यान से देखेगा समझ जाएंगे, इसकी जो छाया पड़ेगी वो हमेशा इधर ही पड़ेगी कि नहीं भाई? जब सूरज इधर है तो इसकी छाया इधर पड़ेगी, ठीक है। और कह रहा है कि क्या, प्रिया की जो छाया है राजा के दाईं तरफ गिरता है, प्रिया की छाया राजा के दाईं तरफ गिर रहा है। तो अब हमसे पूछा क्या था, प्रिया की किस दिशा की तरफ मुख किया, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, अब बहुत ध्यान से देखना। अब मैं आपको यहाँ बनाता हूँ, देखिए इसका मतलब क्या होगा, देखिए छाया तभी गिरेगा जब ये दोनों की पोजीशन ऐसे हो। इसका मतलब क्या हो गया, प्रिया यहाँ बैठी होगी और राजा बहू यहाँ बैठे होंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, अब जब ऐसे बैठेंगे तो देखिए राजा का राइट हैंड इधर होगा और प्रिया का उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो आप बताओ, राजा देखिए प्रिया की, चूंकि यहाँ से सूरज से परछाई गिरेगा, तो जब प्रिया का इधर गिरेगा तो देखिए प्रिया का जो परछाई गिर रहा है वो राजा का किधर है, राइट, और यही सही है। इसका मतलब प्रिया यहाँ बैठी हो और इधर बैठेगी तो इसका मुख नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ मतलब दक्षिण, और यही आंसर है। यही चीज़ मैंने यहाँ बताने की कोशिश किया है कि अगर प्रिया यहाँ है तो प्रिया की परछाई यहाँ गिरेगी, तो यहाँ प्रिया के सामने राजा को यहाँ बैठाना पड़ेगा, और राजा का राइट हैंड इधर होगा तो प्रिया का लेफ्ट हैंड इधर होगा, और इसका राइट हैंड इधर होगा तो लेफ्ट हैंड इधर। अब देखो बताओ, प्रिया अगर इधर देखेगी तभी तो उसका राइट हैंड सूरज की तरफ जाएगा, पश्चिम की तरफ, इसका मतलब उसका मुख दक्षिण की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये कथन निष्कर्ष देख लीजिए। हाँ, तो कथन सेकंड में उपलब्ध दी गई जानकारी उत्तर देगा भाई, पहला का तो कोई मतलब ही नहीं था। ये क्वेश्चन देखो 2, 7, 16, 29 के बाद पूछ रहा, तो बड़ी ये इंपॉर्टेंट लगाओ, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ही आ रहा है। जैसे कह रहा है 2, 7, आप बताओ 2, 7 कैसे आएगा, पहले 5 जोड़ोगे, ठीक है, 7, 9, 16, फिर 16, 13, 29। पहले आप देखिए जब छोटे छोटे दिए हों तो आप ये ध्यान दिया करिए कि ये असेंड मतलब एडिंग में ही आएगा भाई। छोटा है 2, 7, 16 जा रहा है तो 5, 9, 13, 17 जोड़ दिया, फिर एक सीरीज बन रहा है, डबल सीरीज बना रहा है, देखिए फिर आपका देखिए 4, 4, 4 जोड़ा, तो आप देखिए यहाँ तक तो मुझे पता था 29 तक 13 जोड़ा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आगे जाएंगे तो 4, 4, 4, तो अब इसका मतलब 13, 4 यहाँ 17 होना चाहिए, और जब 29 में 17 जोड़ेंगे तो 46, वही आंसर। सीरीज बनाइए, पैटर्न बनाइए। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, मस्त। गणेश शाम को सूर्य की दिशा में साइकिल, सूर्य की दिशा मतलब क्या, पूरा। अब देखिए ये चीज़ मैंने रफली बनाया, सूर्य की दिशा मतलब इधर जाएगा, मान लिया वो जगह सी था तो सी से पहले डी की तरफ जाएगा, सूरज की तरफ पूरब में। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ता है, मुझे लगता है हमने ए से शुरू करना चाहिए। देखिए इनिशियल पॉइंट ये है, ठीक है, मान लिया ये सूरज है तो सूर्य की तरफ जाएगा, यानी ए से बी तक पहुंचा, साइकिल चलाता, फिर बाएं मुड़ा, देखिए बाएं मैंने मुड़ गया, अब सी पे पहुंच गया, मान लिया सी नहीं दिया लेकिन मैं मान लिया हूँ ताकि मुझे आपको बताने में समझ में आए। फिर कहता है यहाँ से दाएं मुड़ गया, अब डी पे पहुँच गया, थोड़ी देर बाद फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, कह रहा अब वह किस दिशा में, तो आप बताओ अब वह किस दिशा में, ठीक है, दक्षिण में। एक ये तरीका। अब एक बहुत सुपर तरीका और मैं बता दे रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप झाम मत करिए, जब भी दिशा की बात आए बेटा एक काम किया करो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला। सबसे पहले लिख लो सूर्य की दिशा में चलता है, सूर्य की दिशा में चल रहा मतलब वो पूरब जा रहा है, एक तो क्लियर हो गया कि अभी वो पूरब में जा रहा है। अब इफेक्ट चेक कर लीजिए, इफेक्ट कैसे चेक किया जाता है, पहले लेफ्ट आया, फिर राइट आया, फिर राइट आया, फिर मतलब सुन पा रहे हो ना, मतलब ये हो गया कि वह पहले सूर्य की दिशा में तो चल ही रहा है, वह बाएं मुड़ता है, फिर राइट यानी फिर वह दाएं। तो आप एक बात बताना,
इस चीज़ का भाई दिशा पूछ रहा है, दूरी तो पूछ नहीं रहा है, इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, तो लेफ्ट से राइट कट गया। अगर आप बताओ, आपसे मैं बोले एक बार राइट घूमो, फिर एक बार लेफ्ट घूमो, तो आप फिर वहीं दिशा में चले आओगे ना। इसका मतलब लेफ्ट राइट से कैंसिल, अब राइट। इसका मतलब पूरी कहानी इतना सा हो गया, वो दायां ही केवल मुड़ा है, बस ख़त्म हो गया। आप एक बात बताओ, कोई बंदा पूरब की तरफ जा रहा है, ऐसे समझो कोई बंदा पूरब की तरफ जा रहा है और एक केवल दायां मोड़ दे, तो दायां मोड़ेंगे कहाँ चला जाएगा, नीचे यानी दक्षिण। तो ये बकवास की कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि ये बनाओ ये बनाओ ये, लेकिन सोल्यूशन समझाना था इसलिए मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर वो चीज़ आ गया जो अभी देखिए 3 क्वेश्चन इससे दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एनालिसिस करा रहा था आपका कि आपका ध्यान किधर है। देखिए अब इस फिगर को देखो और ये कहाँ बनाया जा सकता है इसको देखो। अब देखिए एक पॉइंट्स तो तीनों में बनाना है, और एक पॉइंट्स त्रिभुज को छोड़ करके मुझे षष्ठभुज और आयत में बनाना। तो देखिए अगर मैं पहला ऑप्शन लूँ, यहाँ अगर रखूँ, तो देखिए हमें त्रिभुज और षष्ठभुज तो आ गया, ठीक है, लेकिन हमें त्रिभुज और एक बनाना षष्ठभुज और आयत, तो षष्ठभुज आयत में यहाँ बन ही नहीं पा रहा है। जब भी रखेंगे पॉइंट तो तीनों में चला जा रहा है, गलत। यहाँ भी वही हाल है। लेकिन अगर सी में बात करूँ, बहुत ध्यान से देखना, एक पॉइंट्स यहाँ रख दूँ तो देखिए एक तीनों में हो गया, और एक यहाँ रख दूँ तो देखिए षष्ठभुज और ये आयत, तो ये ठीक है, सी पास हो गया। बाकी यहाँ पर रखेंगे तो तीनों हो जाएगा, लेकिन यहाँ रखेंगे तो फिर षष्ठभुज छूट जाएगा, इसलिए नहीं बनेगा। फिर आप आ जाइए, कौन सा तर्क मजबूत, क्या वैश्वीकरण ने भारत के विकास में मदद की है? हाँ, चूंकि वैश्वीकरण उपायों के 90 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू किया गया, भारत स्थिर आर्थिक वृद्धि हासिल करने में सक्षम हो गया, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी से संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा नहीं, आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि नहीं होती है, इस लोगों के कल्याण में वृद्धि भी करनी चाहिए। वैश्वीकरण के उपायों को अपनाने के 20 साल बाद भी भारत में अभी भी गरीबी का एक बड़ा प्रतिशत है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं सुधार भी हुआ है। ठीक है, इसलिए पहला तर्क आपका मजबूत है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। तो दिए गए विकल्पों में दूसरी जोड़ी का लिए सापेक्ष है। अब ये सिंपल है, देखिए बोन आर्थोपेडिस्ट, तो बोन के जो आपके स्पेशलिस्ट होते हैं उनको आर्थोपेडिस्ट बोलते हैं, और कैंसर के स्पेशलिस्ट को, अब देखिए इंग्लिश है, आपसे इंग्लिश जानना चाहता हूँ, उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोले, ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर के जो उपचार करते हैं, ठीक है, जो इसके देखते हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोल, जैसे तो नहीं पैथोलॉजिस्ट होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, आर्निपोलॉजिस्ट होते हैं, पक्षी विज्ञान होते हैं। ठीक है, तो बहुत ढेर सारे आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए नेफ्रोलॉजिस्ट ये आपका तो किडनी से है, हेमाटोलॉजिस्ट ये ब्लड से है, हाइटोपोलॉजिस्ट हीपाटोलॉजी ये हमको नहीं पता है, देख लीजिएगा। ऑन्कोलॉजिस्ट मुझे पता है, ये आपका किससे है, कैंसर से। ठीक है, 80 देख लीजिए। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य भिन्न से अलग है, जैसे कथकली, मणिपुरी, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल है। अब देखिए ये कह रहा है कि कथकली और मणिपुरी और गरबा ओडिसी में क्या अंतर है। तो देखिए इसका हल मैंने दिया, कथकली और मणिपुरी और ओडिसी ये शास्त्रीय नृत्य है, ये तीनों, जबकि गरबा कह रहा है, जबकि गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य अलग अलग होते हैं, तो आपका गरबा। ओके, मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो अगर प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कोशिश अच्छी लगी हो कि जो आप बुक को लगाते हो, नहीं समझते हो, टाइम बर्बाद करते हो उतना, ठीक है, अगर आप ये वीडियो जो भी 40-50 मिनट का बना होगा, ठीक है, अगर आप इतना देखते हो तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा। और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें, ये गुरु दक्षिणा आप देकर जाएँ। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।